हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो हमारी मैथ्स की सीरीज़ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, एग्ज़ामिनर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको कैसे हम कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो अच्छे से कि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन पूछने की वो भी थोड़ी अजीब होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ से निश्चिंत रहें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर से सभी क्वेश्चंस या सभी टाइप के फॉर्मेट्स जो भी आते हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो लेंदी हो, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स के साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स जो भी आपके बीकॉम एंड एमकॉम में पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं रेशियो क्या होता है। तो रेशियो हमारा जब हम लोग 2 नंबरों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन बनता है थ्रू डिवीज़न, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और ये दिखता कैसा है, इस टाइप से। मान लीजिए 2:3, 2:2 हिंदी में हम किसे कहेंगे, और हम इसको 2/3 भी लिखते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रेशियो की बात। रेशियो क्या होता है आप लोगों ने देख लिया। या हम लोग कह सकते हैं अ रेशियो यूजेस डिवीज़न टू कंपेयर 2 टर्म्स। जब भी हम 2 टर्म्स को कंपेयर करते हैं थ्रू डिवीज़न, तो वो आपका रेशियो कहलाता है। तो आप लोग ये तो समझ ही जाते हैं कि रेशियो क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोपोर्शन। इसकी मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आपके 2 रेशियोज़ एक दूसरे के बराबर होंगे उनका इक्वेशन आपका प्रोपोर्शन कहलाता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका रेशियो कैसा दिखता था, ऐसे दिखता था, और जिसे हम इस टाइप से भी लिखते थे। और अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोपोर्शन कैसा दिखता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2:3, ये निशान लगा, ये डबल रेशियो का निशान लगा, और इसके बाद आगे हमने लिख दिया 3:5। तो इस जो ये निशान लगे हैं बीच के, उसे हम इज इक्वल टू भी बोलते हैं। तो अब अगर बात करें तो 2/3 इज इक्वल टू 3/5, इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल टाइप जो प्रोपोर्शन का होता है, ठीक है, वो इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये हम एक जनरली हम लोग समझने के लिए ये मैंने बता दिया, इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमें किस टाइप से करना है। क्वेश्चन दिया गया है A:B:C is in the ratio of 3:2:5, then how much money will C get out of ₹500? सो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में कह रहा है हम वो करते हैं। A, B, C तीनों रेशियो में हैं, उनका रेशियो क्या है, 3, 2 and 5। अब उन्होंने कहा है तो उसको कितना रुपए दें जहाँ पर टोटल
₹500 है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब इस टाइप से रेशियो दिया गया होता है तो हमें टोटल पार्ट्स पता करना ज़रूरी होता है कि टोटल जो आपका अमाउंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर एक पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी और जितने भी पार्ट्स हमें जिस पर्सन को भी देने हैं उससे आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3, 2, 5, टोटल सम इसका कितना हो गया, 10 हो गया। ओके, एंड आपके सामने टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल ₹500। तो आपको ₹500 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, जहाँ पर आप 3 पार्ट्स दोगे ए को, 2 पार्ट्स बी को एंड 5 पार्ट्स सी को सॉरी। तो अब देखिए 10 पार्ट्स की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 500 हम लोगों को दिया गया है। तो 1 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 500 डिवाइड बाई 10 देन 50। एक पार्ट की वैल्यू हो जाती है 50 और हमें सी को कितना देना है, सी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पार्ट्स। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 50 यानी कि ₹250। ओके, यहाँ पर आपका आंसर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी इज 3:4 और बी एंड सी 2:5 एंड देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन A:B:C फाइंड आउट करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट आप देखिए, कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं और इतना आसान है कि आप हमेशा इसको इस पैटर्न से आप इसे करते हो, इस ट्रिक से आप करते हो तो आपका क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ A है, यहाँ C है, कोई बात नहीं, A और C आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन B की जब बात आती है तो यहाँ B 4 भी है एंड 2 भी है, लेकिन हमें तो एक ही B चाहिए। सही कहा ना, एक ही B चाहिए। तो अगर ये B और ये B कॉमन होता, एक जैसा होता, तो हम कोई भी एक कंसीडर कर लेते और वो B की वैल्यू हो जाती। लेकिन भाई यहाँ पर तो दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर 4 है B का वैल्यू और यहाँ पर B की वैल्यू 2 है। तो अब हमें ये बताइए, अगर इन दोनों को एक जैसा हमें बनाना है, जैसा कि हमने कहा ना कि एक जैसी वैल्यू होती तो हम दोनों में से कोई एक कंसीडर कर लेते, लेकिन हम इनको कैसे बनाएं एक जैसा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इसे 2 को 4 बना दोगे तो इसके जैसा सिमिलर हो जाएगा और इन दोनों 4 में से कोई एक 4 आप ले लोगे, ये बिल्कुल सही है। और अब इस 4 को तो 2 बना नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, ताकि ये 2 2 हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पार्टी को यानी कि B:C को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 4, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 4 हो जाएगा और इसको क्या कराएं हम 1 से मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 4 हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 4 ही रहा। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 3, B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू हो गई 4, 2 2 4, यहाँ भी 2 2 4, एक को कंसीडर कर लो 4 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 10। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, 3:4:10। यही कॉन्सेप्ट था, इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ A:B 1 2 है, B:C 3 2 है, CD आपका 1 3 है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A:B:C:D फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड हो गई, D को भी ऐड करना है। अब देखिए हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। हम कंपैरिजन हमने क्या किया था, AB को BC से किया था। दो हमने रेशियोज को जब कंपेयर किया तो हमें ABCD से मिला।
लेकिन यहाँ पर हमें 3 वैल्यू मिल गई हैं, ए बी है, बी सी है एंड सी डी है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ए बी और बी सी को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे ताकि हमें ए बी और सी मिल जाए। फिर हमें जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम कंपेयर कराएंगे सी और डी को, ताकि यहाँ पर ए बी सी मिल गया था और हमें यहाँ सी डी से कराएंगे तो सी को हम कंपेयर करेंगे, जब वो मिल जाएगा हमें सेम तो ए बी सी और डी आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पाए हों मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हमें बी को कॉमन करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर हम राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करा दें, राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या यह 6 बन जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया सेकंड पार्टी में, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। अब हो गया भैया बी आपका कॉमन एक जैसा। अब आप सीधी लिख सकते हो ए बी एंड सी, फाइन। चलिए अब आपके सामने 3 6 एंड 4 मिल गया, जो कि अब बन चुका है क्या, ए बी सी। हमें किससे करना है अब, सी और डी, वो क्या है 1 एंड 3। अब भैया फिर से असमंजस, यहाँ पर हमें 1 और 4 फिर डिफरेंट मिले। अब हम क्या करें, यहाँ हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर 1 से करा दें तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे? हमें बस इक्वल करना है किसी भी तरीके से। देखिए ये भाई 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया 4 आया, 4 को हमने 1 से कराया 4 आया, ये हो गए दोनों भाई बराबर, 4 4 ये हो गया। अब देखिए हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 6 4, तो ये कॉमन वाला हमने लिख ही दिया यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12, आंसर क्या आया 3 6 एंड 4 एंड 12। यहाँ भी वैसे ही खेल है, ए और बी दिया हुआ है 2 और 1, ओके। बी और सी क्या दिया हुआ है 1 एंड 3, सी एंड डी क्या दिया हुआ है आपका 2 एंड 3, डी और ई दिया हुआ है 1 एंड 2। चलिए इसको मैं भी करता हूँ। इससे पहले मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसको भी मैं सेकंड वाले मेथड से कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई अगर दूसरे मेथड से हमें करना पड़ जाए, या आपको वो समझ में नहीं आया ये वाला मेथड इतना अच्छे से, या आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो इस मेथड से कर लो, ठीक। सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए ए बी सी डी निकालना था, जिसमें ए बी था 1 2, बी सी था 3 2 एंड सी डी था 1 3। जिससे अब हम क्या करेंगे, फिल खाली वैल्यू में हम पुटअप करेंगे सीधे, ठीक है। खाली वैल्यू यहाँ पर क्या थी, नियर अबाउट क्या है 1 है, 1 है। यहाँ पर नियर अबाउट क्या है 3 है, यहाँ पर नियर अबाउट क्या है 2 है, फिर 2, यहाँ पर नियर अबाउट क्या था 2 था। अब सीधे सबको क्या कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 3 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आंसर क्या मिला 3 6 4 12 मिल गया। अब एक ही जैसा मिल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपका सेकंड वाला मेथड तब फिल हो जाता है जब बड़ी बड़ी वैल्यू दी हुई हों और आप मल्टीप्लाई करने में उसको असफल हो जाएं, तब के लिए है ये भी फर्स्ट मेथड भी इतना अच्छा है कि आप लोग इसको भी कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी बी सी, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। हम ए बी और सी निकाल लेते हैं। ए हो गया, बी और बी सेम है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम बच गया, हमने ए बी सी निकाल दिया। सी डी को हम अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर सी कितना है 3 है, यहाँ पर 2 है। हम इसको पास लिख रहे हैं, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी सी डी निकालना है। तो अब हमें ये इन दोनों को बराबर करना है। अगर हम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दें और इनको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दें तो बात बराबर हो जाएगी।
बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हमने मल्टीप्लाई कराया 2 से और हमने इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराया 3 से। फाइन, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 × 4, 2 × 2, 2 3 6। अब यहाँ कॉमन हमने बी ले लिया, मतलब सॉरी सी ले लिया। अब इन सेकंड वाले को करते हैं। 2 3 6, 6 6 तो आ चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ 3 3 9। अब हमें ए बी सी डी मिल गया 4 2 6 9। अब हमें डी ई और लेना है। डी ई क्या है, हम 1 और 2 हमें दिया गया है। अब हम इनको कंपेयर करके हम बराबर करेंगे लास्ट वाले, ये जो पास पास की चीज़ें हैं डी, दोनों को ए बी सी डी और डी और ई, इनको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 9 और यहाँ पे 9 बराबर करना पड़ेगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, इनको कराते हैं 9 से। फाइन, चलिए 4 2 6 9 और यहाँ पर 9 2 18, ये आपका फाइनल आ गया 4 2 6 9 18। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सबसे पहले तो हम लोग एम्प्लॉय लिखेंगे। एम्प्लॉय की बात हो गई भाई, एम्प्लॉय की जो रेशियो है 3 है एंड 2 है, जो कि रिड्यूस हुए हैं। यानी कि जो 3 है वो इनिशियल था पहले वाली चीज़ें, और जो कि रिड्यूस हो गई, जो कि अब हम लिखेंगे फाइनल, मतलब या बाद में जो पहले क्या था और अब क्या था। फाइन, एम्प्लॉय की जो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिड्यूस हो गए। पहले थे 3, अब हो गए 2। उनकी सैलरी को ईच एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज़ किया गया है इन द रेशियो ऑफ 4:5। ये हो गई भैया आपकी सैलरी, जो कि पहले थी 4, अब हो गई 5। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। बाई डूइंग सो कंपनी सेव्स 12,000 रुपीज़। कंपनी ने सेव किए 12,000 रुपये। सो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। ये जो आपका इनिशियल सैलरी है, पहले की सैलरी इंटू 4। फाइन, जो पहले की सैलरी है वो हमसे पूछा गया है कि आपकी सैलरी जो थी पहले वो कितनी थी। तो सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, कंपेयर करते हैं। 3 4 12, 5 2 10। फाइन, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया। अब ये बताइए, जो एक्सपेंडिचर थे आपके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले एक्सपेंडिचर होते थे 12 इनिशियल में, अब होने लगे 10। तो डिफरेंस हमारा कितना आया, 2 आया। ये क्लियर है। तो अगर आपका डिफरेंस आता है 2, तो कंपनी के बचते हैं 12,000 रुपये। यही तो हुआ। कंपनी के अगर 2 एक्सपेंडिचर का जो यूनिट था, 2 यूनिट, वो एक्सपेंडिचर कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो उसने कंपनी ने कितने बचाए। अगर रेशियो के हिसाब से 2 एक्सपेंडिचर बचा रहा है तो एक्चुअल में कितनी बचत हो रही है, 12,000 की बचत हो रही है। तो एक यूनिट में कितना बचत हो गया उसका, 6,000। 2 6 12, डिवाइड मैंने किया है जस्ट। तो एक यूनिट 6,000 जो हुआ, एक पार्ट की वैल्यू हुई। फाइन, तो अभी बताइए, जब आपको पता है कि एक पार्ट की वैल्यू आपकी 6,000 है, तो हमारी सैलरी कितनी थी ये बताइए। सैलरी हमारी थी 12, जो कि यहाँ है। और इसको हम क्या करेंगे, अब करेंगे 6,000 से हम मल्टीप्लाई इसको, तो हमें इनिशियल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। इनिशियल 12 ही था ना, तो ये आ गया आपका 12 6 72,000 रुपीज़। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज़ 3:4। जो आपकी इनकम का रेशियो है वो ए बी का 3:4 है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर बोथ, जो दोनों हैं पार्टी, उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 2:3 हुआ है। अब आगे क्या है पढ़ लेते हैं। एंड ईच सेव्स 200 रुपीज़। हर एक बंदा 200 रुपये बचाता है। तो फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बचत कितनी हो रही है। देखिए भाई, बहुत अच्छी सी बात है। इनकम हुई ए की 3, एक्सपेंडिचर हुआ 2,
बचत कितने की हुई? बचत कहने का अर्थ है सेविंग। सेविंग हुई 1। अब बी को हम देखते हैं। बी की इनकम है 4, सेविंग करता है मतलब एक्सपेंडिचर करता है 3, बचत कितनी हुई? 1 हुई बचत। बस यही हम समझाना चाहते थे आपको। फाइन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हर एक बंदा 200 रुपये बचाता है, यानी कि रेशियो के हिसाब से एक बचत है और एक्चुअल बचत उसकी है 200 रुपये। यही बी का हाल था। ये ए हो गया, उनका भी क्या था, एक बचत करता था तो बराबर में 200 रुपये उनकी एक्चुअल बचत थी। फाइन। तो फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। बस इनकम पूछा गया है। इनकम आपकी क्या है भाई? इनकम है 3:4। फाइन। चलिए हम क्या करते हैं, ए की इनकम 3 × 200, बी की इनकम 4 × 200, 3 दूनी 6, 600, 3 2 6, 4 2 800, 600 and 800। दिस इज द इनकम ऑफ ए एंड बी। फाइन। अगर देखिए फिर से मैं आपको इनको कंपेयर करा के दिखाऊं तो आपका 3:4 आपका रेशियो हो जाएगा 600 and 800। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया पे हमने, 2 3 6, 2 4 जाए, 3:4 आ गया। कंपेयर भी हो गया, बिल्कुल सही सही है। क्वेश्चन नंबर अब 11 की बात है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है? द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी इज 3:2। इनकम ए एंड बी 3:2 and expenditure. The ratio of expenditure of both. Oh, sorry. The ratio of income A and B is 3:2 and the ratio of their expenditure is 4:3 and their savings are respectively 2000 and 1000. A की सेविंग की बात हो रही है। ए की सेविंग है 2000, बी की सेविंग है 1000। सबसे पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। ए की इनकम है 3, एक्सपेंडिचर 4 कैसे कर दिया? बिल्कुल। बी अगर 2 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्च कैसे कर देता है? बहुत नाइंसाफ़ी है। अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इनकम बढ़ाएंगे तभी तो एक्सपेंडिचर होगा, तभी तो कुछ बचा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो ये भी कहा गया है कि 2000 और 1000 बचाया है। कैसे बचाया है? ज़्यादा खर्च करके? ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करें, हम अगर दोनों पार्टीज़ में कुछ इक्वल वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें दोनों पार्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप समझिए कैसे। अगर हम 3 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 2 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 और 6 आया। कंपेयर करने पे क्या आया? 3 3 9, 3 2 6, 3 2 फिर भी रहा। हमने 4 से किया तो भी वही रहा। दोनों को 3 4 12, 4 2 8। तो अब देखिए कंपेयर करने पे क्या आया? 4 3 12, 4 2 8, 3 2 आया। बिल्कुल। तो हम कहने का अर्थ ये है कि हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों पार्टीज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्सपेंडिचर से हमारी बड़ी इनकम दिखे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम 6 है और एक्सपेंडिचर 2 है तो 2 क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अगर इनकम हमारी बी की 4 है और एक्सपेंडिचर हमारे 3 है तो बचत कितने की हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। बस यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। बचत की बात की जाती है, सेविंग की। तो ए की बचत कितनी हुई? 6 और 4, 6 - 4 हो जाता है आपका 2। बी की बात की जाए तो 4 - 3 की बात, और तो यहाँ पे इनकम हो जाती है आपकी 1। तो अगर बात की जाए कि यहाँ पर 2 डिफरेंस आया और यहाँ पर 1 डिफरेंस आया, तो अब हम देखेंगे इसने 2 पार्ट सेव कर रखे हैं। 2 पार्ट सेविंग का वैल्यू 2000 है तो 1 पार्ट सेविंग की वैल्यू, मतलब एक एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई सेविंग की, वो हुई आपकी 1000। अब हमें आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है इनकम की।
इनकम बतानी है। तो यहाँ पर इनकम कितनी दी हुई थी, 3 इंटू 2 6 थी, 6 इनकम है और एक पार्ट कितना है 1000, तो 6000 आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई ए की। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही हाल है, एक पार्ट की वैल्यू एक पार्ट की सेविंग आपकी क्या है 1000 सेविंग है। तो अब आपकी इनकम निकालनी है बंदों को। इनकम आपकी हो गई 2 टू 4 थी, आपने 1000 से मल्टीप्लाई कराया, 4000 आपकी बी की इनकम हो गई। यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 6000 एंड 4000। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भाई 3 पार्टीज तो पहले हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे ए बी सी अलोंग कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क। कोई भी एक काम का हिस्सा वो लोग ख़त्म कर रहे हैं, कितने कितने दिन में। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 50 दिन में, सी कर रहा है 40 दिन में। द रेशियो ऑफ द वर्क, द सैलरी ऑफ ईच डे। सैलरी, ये हो गई आपकी सैलरी और ये आपका हो गया टाइम ड्यूरेशन काम ख़त्म करने का। फाइन। सैलरी हो गई 4, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए इज़ 144, ए की इनकम उन्होंने बता दिया 144 है। उन्होंने ये कहा है कि अब हमें बी की इनकम बताइए, हमें बी की इनकम बतानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम इनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, पहले 0 0 0 कैंसिल करिए, क्योंकि आप 0 लगाओगे तो भी वही रेशियो आएगा। चाहे 4 0 लगाओ, चाहे 5 0 लगाओ, चाहे एक भी 0 मत लगाओ, आपका रेशियो वही आएगा 3 5 4। फाइन। अब हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 12, 5 3 15, 4 2 8, 12 15 8। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रेशियो। सबसे पहले तो ये बताइए, ये हो गया ए हो गया और ये हो गया उसकी इनकम 144। तो ये जो इनकम उसकी 144 दी गई है वो 12 पार्ट की दी हुई है ना, मतलब 12 रेशियो की हुई उनकी इनकम दी हुई है, यानी कि 12 पार्ट की वैल्यू 144 उन्होंने सेट की हुई थी और एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। मतलब क्या, 144 डिवाइड बाई 12 हो गई। तो आपको पता चल गया कि एक बंदे की इनकम 12 है, जिसमें से इसको ए को 12 पार्ट मिले थे, तो इसीलिए तो हुआ था 12 इंटू 12 144, ऐसे हुआ था। तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई बी की हमें सैलरी बताओ, बी की हमें सैलरी बतानी है। तो बी के पास कितने शेयर हैं, 15 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू हो गई 12। तो अब हमें बताना है कि हुआ कितना टोटल। 15 टू 30, 15 में 15 और ये हो गया 180। फाइन, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।